तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो 1970 के दशक के उत्तरी भारत में एक खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। एक ऐसा सीरियल किलर जिसका नाम था कनपटी मार शंकरिया। ये कहानी सिर्फ बेरहमी की नहीं है, बल्कि ये उस दौर की पुलिस जांच, उस समय की फॉरेंसिक साइंस की मजबूरियों और एक ऐसे कबूलनामे की है जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक जुर्म से जो इस कातिल के पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह बना। बात है राजस्थान के श्री गंगानगर की। 9 सितंबर 1973 की सुबह एक सेवादार थे श्याम सिंह, जो रोज की तरह अपनी ड्यूटी के लिए स्थानीय गुरुद्वारे पहुंचे। पर उस दिन कुछ ठीक नहीं था। गुरुद्वारे का गेट अभी तक बंद था और चारों तरफ एक अजीब अनहोनी सी खामोशी थी। श्याम सिंह ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और अंदर का जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। गुरुद्वारे में सब कुछ तहस नहस था, ताले टूटे हुए थे और 3 सेवादार अपनी अपनी चारपाइयों पर खून से लथपथ पड़े थे। उन तीनों में से करतार सिंह की तो मौके पर ही जान जा चुकी थी। माड़ा सिंह ने अस्पताल के रास्ते में दम तोड़ दिया। इस पूरे हमले में सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा था, वजीर सिंह। लेकिन वो देख नहीं सकते थे, इसलिए हमलावर कौन था ये बताना उनके लिए नामुमकिन था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये कातिल था कौन। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। इस कातिल का असली नाम था शंकर प्रजापति। 1952 में जयपुर में पैदा हुआ। उसके माँ बाप को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, पर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। धीरे धीरे घरवाले उसे नजरअंदाज करने लगे और फिर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए शंकर ने छोटी मोटी चोरियों का रास्ता अपना लिया। यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल थ्योरी काम करती है, लेबलिंग थ्योरी। मतलब जब समाज किसी इंसान पर बार बार अपराधी होने का ठप्पा लगा देता है तो वो इंसान भी खुद को वैसा ही मानने लगता है। शायद शंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समाज के बर्ताव ने उसे जुर्म के अंधेरे में और भी गहरा धकेल दिया। घर छोड़ने के बाद शंकर के वो छोटे मोटे अपराध अब एक भयानक रूप लेने वाले थे। एक ऐसा आतंक जो कई राज्यों में फैलने वाला था। यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ 2 साल के अंदर 1971 से 1973 के बीच उसने 70 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में एक दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने इस अनजान कातिल को एक नाम दे दिया था, कनपटी मार। और ये नाम उसके कत्ल करने के तरीके से आया था। वो हमेशा अपने शिकार के कान के ठीक नीचे कनपटी पर वार करता था। उसका ये सिग्नेचर स्टाइल पुलिस के लिए भी एक पहेली बन गया था। गुरुद्वारे जैसी पाक जगह पर ऐसा हमला, इससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस पर अब बहुत ज्यादा प्रेशर था कि इस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जांच के दौरान पुलिस को क्राइम सीन से एक अहम सुराग मिला, एक टिन के डिब्बे पर खून लगे उंगलियों के निशान। पर यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देखिए, ये 1970 का भारत था। आज की तरह उस वक्त फॉरेंसिक साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। मतलब फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करने या उन्हें मैच करने के लिए कोई बड़ा डेटाबेस ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हुआ ये कि पुलिस के हाथ में जो एक मजबूत सुराग था वो भी किसी काम का नहीं रहा। जब मॉडर्न फॉरेंसिक ने साथ नहीं दिया तो पुलिस ने अपने पुराने आजमाए हुए तरीकों पर भरोसा किया और यहीं से केस में कुछ कामयाबी मिलनी शुरू हुई। तो पुलिस ने क्या किया? उन्होंने पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया। एक चश्मदीद ने गवाही दी, रेलवे स्टेशन से एक टिकट की जानकारी मिली और सबसे जरूरी, पिछले हमलों में जो लोग बच गए थे उनकी मदद से कातिल का एक स्केच तैयार किया गया। इस स्केच ने जांच को एक नई दिशा दे दी और फिर भटिंडा के एक रेलवे स्टेशन पर उस कातिल की तलाश आखिरकार खत्म हुई। पुलिस ने रतन लाल नाम के एक रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया। वहां के लोकल लोगों ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे, ये तो उनका पुराना पड़ोसी शंकर प्रजापति है। गिरफ्तारी के बाद शंकरिया ने जो कुछ कहा उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उसकी बातों में ना कोई डर था, ना कोई पछतावा, सिर्फ घमंड। उसका कबूलनामा बेहद खौफनाक था। उसने माना कि उसने 70 से ज्यादा कत्ल किए, लेकिन उसका मकसद सिर्फ चोरी नहीं था। उसने कहा कि उसे अपने शिकार की चीखें सुनने में मजा आता था। उसके लिए ये एक संगीत की तरह था, एक नशे की लत की तरह। इसके बाद जो हुआ वो भारत के लीगल सिस्टम में बहुत कम देखने को मिलता है। शंकरिया का ट्रायल बहुत तेजी से चला। सजा सुनाने से लेकर फांसी तक की पूरी प्रक्रिया असाधारण रूप से जल्दी पूरी हुई।
तो चलिए अब कनपट्टी मार शंकरिया के आखिरी पलों और उसके आतंक की उस विरासत पर बात करते हैं जो वो पीछे छोड़ गया। फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले उसके आखिरी शब्द एक अजीब सी चेतावनी थे, एक ऐसी चेतावनी जो उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बयां करती थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर यही केस आज के समय में होता, जहां हमारे पास फोरेंसिक की बेहतरीन टेक्नोलॉजी तो है, पर साथ ही कानूनी प्रक्रिया भी लंबी और काफी पेचीदा है, तो क्या नतीजा यही होता? क्या इंसाफ इतनी ही तेजी से मिल पाता?